हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो सभी साथी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। इस समय आप लोग की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ओरिजिनल पेपर, जिसमें जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के टोटल 31 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 31 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही यदि आपने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का फॉर्म भरा होगा और सिलेबस देखा होगा तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर पे। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें पूछ रहे हैं कि सर इस बार जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा। हाँ भाई, इस बार आपका पेपर कंप्यूटर पे होगा, जो कि ऑनलाइन जिसे कहते हैं। अब कोई भी एग्जाम होता है तो देखेंगे ऑनलाइन ही होता है। तो इसमें साथ ही एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और प्लस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब इस 1/3 नेगेटिव मार्किंग का फंडा क्या होता है, नियम क्या कहता है। यदि साथी आपने 3 गलत कर दिया और आपने 1 सही किया है तो 1 नंबर कट जाएगा। एक बात याद रखिएगा, 3 गलत करेंगे तो 1 नंबर डायरेक्ट कटेगा आपका सही में से। एक बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो इस बार हम लोग टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लेकर चलने वाले, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है। अभी तो आपका आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, फिर उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम चलेगा, फिर साथ ही लास्ट में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाले हैं। ओके, तो डेली सुबह 8 बजे क्लास आपकी लगातार चलती है, और एक 11:30 AM पे चलती है, और शाम को 6 PM पे, और एक शाम को 7 PM पे चलती है। ओके दोस्त, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी आपके लिए। तो चलिए आज के इस ओरिजिनल पेपर को हल करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए दोस्त, संगरई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो संगरई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो याद रखिए दोस्त, ये त्रिपुरा राज्य का है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो साथी संगरई लोक नृत्य है, ये मोग आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि बंगाली कैलेंडर के अनुसार, क्या दोस्त, बंगाली कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीना मनाया जाता है। चैत्र का महीना कब आता है, तो अप्रैल के महीना में होता है। तो यही साथी मोग जो आदिवासी समुदाय है ना, इनके द्वारा संगरई लोक नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल हैं। बताइए, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सभी को मालूम होगा 2 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक तो श्रीलंका देश है, दूसरा कौन सा है, मालदीव है। तो ये दोनों दोस्त साथी देश जो है दक्षिण पड़ोसियों में द्वीप देश है, एक तो मालदीव है, एक श्रीलंका देश है। वैसे तो आप देखेंगे दोस्त 7 देश हैं भारत में जो कि भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 7 देश है ना कि भारत के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे पूछ सकता है कि आपके पेपर में कि उत्तर पश्चिम कौन कौन से देश हैं। जैसे आपसे पूछता है ना कि उत्तर और पश्चिम में कौन देश शामिल है 7 देशों में से जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला तो दोस्त अफगानिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान है, जो कि उत्तर पश्चिम स्थित है। फिर उसके बाद दोस्त जो चीन है और नेपाल है, और एक आपका भूटान है। चीन, नेपाल, भूटान ये नॉर्थ में, मतलब कि नॉर्थ में है। नॉर्थ का मतलब उत्तर में है साथी। ओके, उसके बाद आपका जो म्यांमार है और एक बंगाल है। म्यांमार और दोस्त बांग्लादेश, बंगाल नहीं बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है। ये सभी 7 देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा कि समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल है। तो 2 देश शामिल है, एक तो श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। तो यहाँ से डी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना। बताइए, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था। तो याद रखिएगा 1782 बना था। तो बी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जो टीपू सुल्तान है इसको मैसूर का शेर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मैसूर का शेर भी इसे ही कहा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और इसके पिताजी का क्या नाम था भाई? हैदर अली था। आपसे सवाल पूछेगा कि टीपू सुल्तान के पिता क्या नाम था, तो हैदर अली था, और उसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथ ही इसकी मृत्यु कब हुई थी? जब 1799 में श्रीरंगपट्टनम के मतलब की लड़ाई हुई थी, तो इसमें इसकी डेथ हो गई थी। सवाल पूछ सकता है कि जो आपका टीपू सुल्तान था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, किस युद्ध में हुई थी? तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो साथी इनमें से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा अंबुबाची महोत्सव है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? इंपॉर्टेंट सवाल है साथी ये। डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि आप देखेंगे जैसे त्रिपक्षीय एक अभ्यास होता है। क्या दोस्त? त्रिपक्षीय एक अभ्यास होता है, हवाई युद्ध भी होता है। क्या दोस्त? हवाई युद्ध भी होता है, जिसमें इंडिया, फ्रांस और एक तो इंडिया है, दूसरा फ्रांस है और तीसरा यूएई देश शामिल है इस त्रिपक्षीय हवाई युद्ध में। जिसमें सवाल पूछा कि डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? तो साथ ही भारत, फ्रांस, यूएई यानी तीनों ने लिया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो सबसे पहले दोस्त जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसे आप जानते होंगे डीपीएसपी के नाम से। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 लेकर 51 के बीच में है। और पार्ट कौन है साथी? तो चौथा पार्ट में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें साथी जो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 40 में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो साथी आप सभी को मालूम होगा कि जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक कोविड की वजह से अभी रुका हुआ है। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में स्टार्ट हो चुकी थी। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, इस बार जब बिहार में एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो सवाल जानते हैं क्या पूछा था कि बताइए कि भारत की जनगणना 2023 के अनुसार पूछ दिए थे। काफ़ी ट्रोल में आए थे बीपीएससी के आयोग इसे सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का भाग 6 में अनुच्छेद कौन से राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो साथी भारतीय संविधान जो सभा का भाग 6 है, इसमें किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों के घटकों से संबंधित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है। तो ये ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखिए संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? एडबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये भी साथ ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये करंट अफेयर के सवाल हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11वें अध्यक्ष के रूप में है, वो किसे चुना गया है? तो साथ ही मसाटो कांडा को चुना गया था। याद रखिएगा मसाटो कांडा को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए और साथी जो एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं जो कि मसाटो कांडा है, ये अपने पद तक 2026 तक रहेंगे। ये 2026 तक अपने पद पे बने रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से सिंधु नदी की एक सहायक नदी कौन नहीं है? तो याद रखिए दोस्त सोन नदी है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिए जो सोन नदी होती है दोस्त, ये गंगा की दक्षिणी में दूसरे नंबर की सहायक नदी में से एक है। पहले पे तो सभी को मालूम होगा यमुना नदी है। सवाल पूछेगा दक्षिणी में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी है। दूसरे नंबर की कौन है? सोन नदी है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है?
मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथी याद रखिए श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था साथी? तो याद रखिए पीवी सिंधु ने जीता था और लगातार तीसरी बार ये जीता था टूर्नामेंट। तो बी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्त, 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासक का सही कालक्रम क्या होना चाहिए? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक किया था साथी? तो 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने किया था। उसके बाद दोस्त शमसुद्दीन ने किया था 1211 से लेकर 1236 तक किया था। फिर उसके बाद दोस्त लास्ट में रजिया सुल्तान थी जो कि 1236 से लेकर 1240 तक किया था, ये सभी को मालूम होगा। तो साथ ही आपको एक और पॉइंट्स याद होना चाहिए कि जो 5 राजवंशों में से क्रम के हिसाब से दिल्ली सुल्तान मतलब कि दिल्ली सुल्तान पर शासन किया था। पहला तो मामलुक वंश था, पहला तो साथ ही मामलुक वंश था जो कि 1290 से लेकर 1320 तक किया था। फिर दूसरे पर आपका खिलजी वंश, पहला मामलुक वंश आदि 1206 से 1290 ठीक है। फिर उसका दूसरे नंबर पे आपने खिलजी वंश जो कि खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक किया था। तीसरे नंबर पे तुगलक वंश आए थे, हाँ तुगलक वंश आए जो कि 1320 से लेकर 1414 तक किया था। फिर चौथे नंबर पे सैयद वंश आए थे जो कि 1414 से लेकर 1451 तक किया था। लास्ट जो 5वें नंबर पे आए थे लोधी वंश, वो 1451 से लेकर 1520 तक किया था। ये तुर्की शासक थे जो कि साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो कि 1206 से लेकर 1210 के बीच किए थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थी 1211 से लेकर 1236। लास्ट में जो रजिया थी ये साथ ही 1236 से लेकर लगभग 1240 तक किया था। तो तुर्की पूछा तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा अजमेर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिए दोस्त पास्कल नियम का उपयोग होता है। पास्कल का नियम क्या कहता है? तो पास्कल नियम के अनुसार ये बोलता है कि जो द्रव का दबाव होता है ना, जो साथी द्रव का दबाव होता है वो चारों तरफ बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, पास्कल का नियम, द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है तो उसे पास्कल का नियम कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जो बीमा MLT-2 है ये किसके अनुरूप है? M का मतलब होता है दोस्त द्रव्यमान होता है, L का मतलब होता है लंबाई होता है और T का मतलब क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है। तो MLT-2 किसके अनुरूप होता है? तो ये बल का होता है, फोर्स का होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिससे आपसे जब आप क्लास 10th में रहेंगे तो फोर्स का डायमेंशन पूछते, 11th में और 12th में काफ़ी इसका उपयोग होता था डायमेंशन का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। लोहे में जंग लगना क्या है? बताइए आप सभी लोग, लोहे में जंग लगना क्या होता है? लोहे में जंग कैसे लगता है? जब वायु और नमी के संपर्क में कोई भी साथी लोहा आता है तो उसमें आप देखेंगे ब्राउन कलर का परत चढ़ने लगता है। आपके घरों में होगा, आपके बाहर क्षेत्र में कोई भी लोहा होगा या कोई भी ट्रैक्टर वैक्टर कुछ रहेंगी, कुछ काफ़ी दिनों तक रहती है बाहर, तो उसमें वायु और नमी के कारण क्या होती है? संपर्क में आती है तो उससे ब्राउन कलर का क्या होता है? उसमें परत चढ़ने लगती है तो क्या होती है? वही जंग लग जाती है। तो विद्युत रसायन परिवर्तन है ये। तो बी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसका अध्ययन किसने किया था? तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने इसका अध्ययन किया था। तो रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो साथ ही एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो
HIV वह वायरस है जिससे साथी क्या होते हैं, एड्स होते हैं। सभी को मालूम होगा। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। तो ए ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या होता है? तो याद रखिएगा विषाणु होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? काफ़ी इजी सवाल पूछा है दोस्त। इसलिए दोस्त मैथ का अब देखिए डेली आपको सवाल मिलने वाला है, क्योंकि अब वही सवाल होगा जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी बिल्कुल जो सवाल पूछे जाएंगे। तो अब मैथ का धीरे धीरे टॉपिक अब खुलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था दोस्त कि पूरा हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो साथ ही हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो सर जी हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो हानि अपन क्रय इंटू 100, तो हानि इस पे कितनी हो जाए, 15 से 10 यानी 5, और कितना है आपका क्रय मूल्य 15 है। तो आप यहाँ से 5/15 5/15 इंटू 100, तो आपका यहाँ से 5 कम 5 5 3 15, तो 100/3, तो 3 का भाग 100 में देंगे तो कितना होगा, 33.33% हो जाएगा। यानी देखिए दिया होगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए दोस्त, हमेशा जो हानि प्रतिशत होता है फार्मूला आप इसे पकड़ के रखेंगे, जिसे आप लोग क्रय माइनस विक्रय अपन क्रय और लाभ साथी लाभ बटे आपका लाभ बटे क्या होता है, जैसे लाभ प्रतिशत पूछ देगा आप सभी से तो आप फार्मूला लगाते हैं ना, लाभ बटे क्रय इंटू 100। उसी तरह दोस्त हानि प्रतिशत बराबर हानि अपान क्रय इंटू आपका 100। क्रय क्या होता है, जिससे आप लोग मतलब कि जिसे बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य होता है, जिसे आप खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। ओके दोस्त, सवाल क्या पूछा, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो साथ ही क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय अपान में साथ ही क्या हो जाएगा, क्रय हो जाएगा। क्रय आपका 15 और विक्रय आपका 10, यहाँ पे फिर हानि विक्रय क्रय कितना है 15, तो 15 में से 10 घटाएंगे 5 और बटे में 15 इंटू 100, तो बस यही क्या हो जाएगा 5 कम 5 5 3 15, 1 बटे कितना है 3 है इंटू 100 है, तो इधर से काटेंगे तो भी 33.33 आएगा, या तो आप डायरेक्ट भाग कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सबसे आसान प्रश्न है ये। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? काफ़ी इजी सवाल पूछ रहा है आप सभी से। बताइए दोस्त, इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करेंगे, हमने तरीका बता दिया है। अब बताइए इस सवाल को आप लोग कैसे हल कर रहे हैं दोस्त। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत हमने फार्मूला बताया है, लाभ बटे में क्रय इंटू 100, लेकिन लाभ के बराबर फार्मूला भी कुछ होता है, आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। जैसे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है, तभी साथ ही आप लोग लगा सकते हैं। जैसे प्रश्न में देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 दिया है, यानी दोस्त क्रय मूल्य यहाँ से आपका 20 दिया है और विक्रय मूल्य कितना दिया है मेरे दोस्त, 21 दिया है। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, सिंपल सवाल है मेरे दोस्त। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, पहले लाभ निकाल लीजिए, यहाँ से लाभ आप निकालेंगे जब तो कितना हो जाएगा, विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा। तो विक्रय आपका दोस्त 21 है और आपका क्रय कितना है 20 है, तो 21 में से 20 घटा देंगे 1 बच जाएगा, यानी लाभ हम लोग कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे साथी क्रय, हमेशा क्रय पे निकलता है और इंटू 100, तो लाभ हमने 1 निकाला था, क्रय यहाँ पे कितना दिया दोस्त, 20 दिया है, इंटू 100 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100 यानी 5% हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए दे रखा है। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को आपको हल करने में? बताएंगे सभी दोस्त। 23 का ए, कितने लोग का राइट आंसर आ चुका है? ये छोटी सवाल था तो इस पर हमें समय बर्बाद नहीं करने की जरूरत है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। यदि 43 दो P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हैं तो P का मान क्या होगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है।
इस प्रश्न को आप लोग साथी ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। सवाल देखिए, यदि 4 3 2 P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा? 9 से पूर्णतः विभाजित यानी दोस्त जो आपका दिया है 4 3 2 P1, यदि साथ ही हम इसे जोड़ते हैं, देखिए 4 + 3 + 2 + P + 1, तो जोड़ने पे कितना रहा? देखिए 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से हमारा 10 + P आ रहा है। यदि साथ ही हम लोग P का मान, जो हमारा ये P का मान 9 से पूर्णतः विभाजित दिया है दोस्त, तो P का मान यदि हम लोग ऑप्शन से रख के चेक कर लेते हैं, तो जैसे P में यदि हम लोग A को रखेंगे तो यहाँ पे 10 + P है, तो 10 और P की जगह हमने पहले 1 रखा, ऑप्शन A को, तो हमारे पास 10 1 11 हो जाएगा। क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इस बार साथी हम लोग ऑप्शन बी को चलते हैं। यहाँ जो हम लोग 10 + P रखे हैं, P का मान यदि दोस्त हम लोग P का मान यदि ऑप्शन बी 8 रहते हैं, तो देखिए 10 प्लस यहाँ से P आपका 18 आपका 8, तो साथी 10 और 18 8 कितना होता है? 18 होता है। ये साथी देखिए 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, ऑप्शन बी। उसी प्रकार यदि ऑप्शन सी रखते हैं आप, तो देखिए 10 और प्लस 7 कितना होता है? 17 होता है, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी को आप लोग रखते हैं 10 और 2 कितना? 12, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। केवल साथी ऑप्शन बी ऐसा नंबर है जो कि जब हमने P का मान 8 रखा तो हमारा 9 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है, और एक क्या है साथी? आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे। बताइए, ऐसे ऐसे प्रश्न, छोटी छोटी प्रश्न साथी आप ध्यान से देखेंगे, और 9 18 क्या एक दूसरे का अपवर्त भी हैं। ओके, तो 24 का क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे नियम आपको हल करना है दोस्त आने वाले शिफ्टों में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो साथी 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? यदि साथी इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे ना, तो आपको मेरे दोस्त बस ऑप्शन पे चले जाना है। इस बार का तरीका मैथ का आपको इतना अच्छे तरीके से सिखाएंगे साथी कि आपको लगेगा हाँ सर जी अब तो मैथ में बहुत अच्छा आने लगा हमने। जैसे 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो 100 में आप लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? 102 आएगा। अब दोस्त आप लोग 6 से भाग कीजिए, देखिए कट जाएगा ये, तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, यानी 17 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। यानी हम 100 में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि 6 से पूर्णतः विभाजित, तो ऑप्शन ए 2 जोड़ दीजिए। बताइए कितना मिनट लगा इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? एक और नियम और भी इस तरह का हल करने का प्रेस का नियम, जैसे कि एक और नियम है कि यदि आप उसमें भूल गए तो डायरेक्ट साथी जो ये 6 है ना, 100 में इसका भाग कर दीजिए। जैसे 6 कम 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ से 0, 6 6 का 36, यहाँ जो साथी 4 शेषफल बचा है ना, तो ये जो यहाँ पे 6 है और ये 4 है, तो इसमें से 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 बच रहा है ना, यही साथी क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी हो जाएगा। तो देखिए यही आंसर है कि नहीं? तो ऐसे भी यदि आप साथी उसमें भूल गए कि हमें ऑप्शन भी जाना है कि, तो कैसे इसका नियम बेस्ट है कि 6 से भाग कर दीजिए, और आप लोग क्या कर दीजिए लास्ट में जो 6 से जिसे भाग किए हैं और जो शेषफल बचा है उसमें 2 जोड़ दीजिए। सिंपल क्या साथी? 6 में से जो शेषफल बचा है उसमें घटा दीजिए, बस आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 25 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। दो रीजनिंग का सवाल देखिए क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे ACEG को क्या किया है? BDFH किया है, तो SUWY को क्या करेगा? बताइए दोस्त। जैसे ACEG को क्या किया है दोस्त? BDFH यही कोड किया है। बताइए कैसे कोड किया है? आप लोग हल कर लीजिए इस प्रश्न को। सभी दोस्त पहले अपने से ट्राई करेंगे कि आप सभी के क्या आंसर आ रहा है। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है, सी के बाद क्या आता है? डी आता है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, जी के बाद क्या आता है? एच आता है। यानी दोस्त सिंपल +1 कर दिया है, इसमें भी +1 किया है, इसमें भी +1 किया है, इसमें भी +1 किया है। तो उसी प्रकार पूछा क्या है? SUWY, तो S के बाद क्या आता है दोस्त? आप सभी को मालूम होगा T आता है। V के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? बता सकते हैं आप लोग? V के बाद क्या आता है? तो देखिए V आपका W होता है, फिर W के बाद दोस्त X आता है, फिर उसके बाद Y के बाद Z आता है, तो TVXZ।
TWXZ किस ऑप्शन में है दोस्त? TWXZ किसी ऑप्शन में नहीं है मेरे दोस्त। सॉरी यार, यहाँ पे देखिए SUWYN है, SUWY है, हमने इसे भी समझ लिया। तो S के बाद दोस्त आपका T आता है, U के बाद दोस्त V आता है, W के बाद X आता है, Y के बाद Z आता है, यानी TBXZ देखिए ऑप्शन सी इस बार दे दिया। देखिए TBXZ +1 इसमें किया है, +1 इसमें किया है, +1 इसमें किया है, +1 इसमें किया है, यानी दोस्त 26 क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। गश्त का संबंध सुरक्षा से तो बीमा का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए दोस्त, गश्त का संबंध सुरक्षा से है तो बीमा का संबंध किससे हो जाएगा? धन से या बीमा पत्र से, बचत से या जोखिम से? बताइए। तो साथी जैसे कि सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? गश्त लगाया जाता है कि नहीं? सुरक्षा देने के लिए पुलिस क्या करती है? गश्त लगाती है ना। तो उसी प्रकार दोस्त जो बीमा है तो आपका क्या हो जाएगा? बीमा के लिए क्या किया जाता है? जोखिम से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीमा करा देते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? जोखिम हो जाएगा दोस्त। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जोखिम से बचाव के लिए बीमा लगाया जाता है, कराया जाता है। तो 27 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो चलिए बताइए, आपको इन विकल्पों में से उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 25-36, दूसरा ऑप्शन दिया 144-169, ऑप्शन सी तीसरा दिया 100-121 और ऑप्शन डी दिया 9-64। तो साथ ही यदि आप पहला ऑप्शन को देख रहे होंगे तो 25 और 36 दिया है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर उसका देखिए 144 और 169 होता है। 144 और 169 दिया है तो 12 के स्क्वायर 144 होता है, 13 के स्क्वायर 169 दिया है, यानी 5 के बाद 6, 12 के बाद 13। ठीक है, फिर ऑप्शन सी देखिए, ये 100 है और ये 121 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी प्रकार 10, 11, यानी दोस्त 5, 6, 12, 13, 10 और 11। अब यहाँ से ऑप्शन डी देखिए 9 और 64 दिया है, तो साथ ही 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है और आपका ये 64 देखिए दोस्त किसका होता है भाई? आप देखेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल समान श्रृंखला में नंबर में नहीं दिया है। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 8 का भी अब साथ ही यहाँ पे दिमाग भी लगाया कि 9 से डायरेक्ट 64 बना दिया है, यानी ये 3 का तो स्क्वायर होता है 9, लेकिन यहाँ पे ये 4 का क्यूब दे दिया यहाँ पे। यदि आप यहाँ पे साथ ही 4 का स्क्वायर 16 देता तो ये भी ऑप्शन ठीक रहता। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका इन 3 विकल्पों में से भिन्न हो जाएंगे, डी ऑप्शन 9 और 64। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो साथ ही दिए गए विकल्पों में से उसे चुना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। जैसे ज्वार भाटा, जो ये साथी ज्वार भाटा है ना, इसको छोड़ करके जैसे आपका लहर है, प्रवाह है, तूफान है, ये साथी पद, वायु एवं जल दोनों के लिए लागू होते हैं। ये साथी जैसे कि लहर है, प्रवाह है, तूफान है, ये क्या है? वायु एवं और जल दोनों के लिए लागू होते हैं। परंतु साथी जो आपका ये ज्वार भाट होता है ना, ये समुद्र के जल स्तर में उतार या चढ़ाव गिराव का घोटक होता है। उतार चढ़ाव या गिरावट का एक घोतक होता है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका ज्वार भाटा इनमें से भिन्न हो जाएगा। तो 29 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। भाई कितने सवाल एक तरह के मिल रहे हैं आपको? दिए गए विकल्पों में से उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बताइए कैसे? 1 मिनट का सवाल है, बताइए कैसे? आप यदि इसका एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे तो भी साथी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हर एक अक्षर का आप नंबर करके चेक करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। आपको ध्यान से देखना है क्या उसमें अलग दिखाई दे रहा है। केवल एक ही अक्षर जो है साथी इसमें आपको पूरा सवाल हल करके दे सकता है। केवल आपको ध्यान से एक अक्षर को देख लीजिए और उस अक्षर को देखिए कि वो अक्षर क्या है कि वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। बताइए दोस्त, फटाफट सोचेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, ज़्यादा समय का देरी नहीं करेंगे। आज बहुत सारा मिस्टेक हुआ दोस्त, बहुत सारा प्रश्न हमसे मिस्टेक हुआ है, उसके लिए दोस्त सॉरी, लेकिन मिस्टेक हुआ है, लेकिन उसे हमने सही भी किया है मेरे दोस्त।
ऐसा नहीं कि आपको गलत बताया, बिल्कुल सही एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें हमने। तो साथ ही देखिए, जैसे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। तो मेरे दोस्त जैसे ZKXZ, इसमें क्या स्वर एक भी है? नहीं है। CAMAL, देखिए CMAL, ए इसमें क्या है दोस्त? एक स्वर है मेरे दोस्त। और इसमें देखिए TGRF में कोई स्वर नहीं है। क्या FRTK में कोई स्वर नहीं है। यानी दोस्त ऑप्शन बी केवल है ना, इसमें स्वर का प्रयोग किया गया है और सभी में व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो यही साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा इन तीनों से, A, C और D ऑप्शन से। तो 30 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा और एक भी प्रश्न पे आपको साथ ही कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। यदि आपको साथ ही एक भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए दोस्त, लास्ट 31 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे 3 है, 4 है, 7 है, 11 है, 18 है और उसके बाद 29 है। यही है दोस्त। बताइए क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आंसर। फटाफट सभी बताएंगे दोस्त, क्या आप सभी का आंसर आएगा। तो मेरे दोस्त देखिए आप ध्यान से, 3 को 4 में जोड़ा तो 7 बन गया, 4 और 7 को जोड़ा तो 11 बन गया, 7 और 11 को जोड़ा तो 18 बन गया, 11 और 18 को जोड़ा तो 29 बन गया। इसी प्रकार दोस्त 18 और 29 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 47 बन जाएंगे। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली आज का ओरिजिनल पेपर का 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर बना। पूरी ईमानदारी के साथ सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर। सभी दोस्त फटाफट बताएंगे कि आप सभी का आज के सेशन का कितना स्कोर रहा। तो मेरे दोस्त आज आपका हो चुका है 4 मार्च। कितना जल्दी समय बीत रहे हैं समझ सकते हैं। तो साथ ही 11:30 AM पे आप लोग बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि आज आरपीएफ की क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सभी साथी आइएगा और हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, जिनका आने वाले 18 तारीख तक एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। ओके दोस्त, तो कोई भी प्रश्न में आज की सेशन से आपका डाउट है तो साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका वहीं पे आपका सलूशन हल प्रॉब्लम बता देंगे। ओके तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।